सहगल को लेके आते हैं। राजेश सहगल एक हमारे गेस्ट हैं, फंडामेंटल्स पे बाजार को देखते हैं, अपना फंड चलाते हैं और वो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों एंड ऑफ द मार्केट के स्पेक्ट्रम को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं। इकोनॉमिटी उनका फंड है। राजेश, गुड मॉर्निंग, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। राजेश, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, यूएस में जो टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन आ रहा है, नैस्डैक टेक्निकली एक बेयर मार्केट में भी एंटर किया, इसका ट्रिगर आपको क्या नज़र आता है? क्या हाई वैल्यूएशन इसका ट्रिगर था, या स्लो डाउन ग्रोथ, और ये ग्रोथ स्टॉक ज़्यादातर होते हैं वहाँ पे, ये ट्रिगर था? क्या इंडियन इकोसिस्टम पे भी इसकी कोई शेडो आती हुई नज़र आती है आपको? गुड मॉर्निंग अजय, ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू। ये आई थिंक ये आपने जो कहा सही है कि बेयर मार्केट के आसपास घूम रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा यूएस में। और आई थिंक इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है और जो यूएस के टेक्नोलॉजी लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट है, आई थिंक उनमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ही फर्क है। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो एक कंप्लीट फोकस ज्यादा करके सॉफ्टवेयर और आईटी की तरफ रखता है। कंपेयर टू दिस, अगर आप यूएस मार्केट में देखें तो उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है। और जो कारण है ये बड़ी करेक्शन होने का, आई थिंक आपने भी एक दो चीजें कही, ऑल ऑफ दोज आर आल्सो आई थिंक सही रीजंस हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा हो गए थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया था, ग्लोबल कंसर्न्स अभी बढ़ गए हैं, एंड देयरफॉर सब करेक्शंस हो रहे हैं। पर आई थिंक इन सब से अलावा और एक रीजन इसमें एडिशन में बताऊंगा, वो है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ग्लोबली, एंड नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट यूएस, हर जगह पर ये एकदम फोरफ्रंट पर है सेक्टर। इसमें न्यू इनोवेशंस, नई चीजें हो रही हैं, एंड आई थिंक फॉर एनी, जहां भी एक न्यू इन्वेंशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, न्यू सेक्टर बनते हैं, न्यू बिजनेस बनते हैं, इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी एक उसका फीचर है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। अभी जिस तरह से भारी तरह से हमने देखा है कि इनकी स्टॉक प्राइसेस में गिराव आया है, मुझे थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होगा अगर ये फिर से रिकवर कर जाएंगे, मे बी नॉट टू द सेम लेवल्स, बट ज्यादा करके रिकवरी हो सकती है। तो ये वॉलेटिलिटी है ज्यादा करके, नॉट जस्ट एक वैल्यूएशन का रिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी बहुत सारे फंड्स हैं, वो यूएस टेक फंड के ईटीएफ्स को और उस तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, वो एक अच्छा एरिया है देखने के लिए, अगर आपका ऑलरेडी एक्सपोजर नहीं है वहाँ। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि इकोनॉमिटी ने एक नया फंड भी रेज किया है अभी बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने पैसा भी लगाया है। क्या आप ये जो वैल्यूएशन अनलिस्टेड स्पेस में जो टेक्नोलॉजी या कंज्यूमर टेक कंपनीज के वैल्यूएशन भी थोड़ा फ्रॉथ क्लीन हो गई है, वहाँ पे वो नीचे आ रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं आपको अच्छा करेक्शन वहाँ भी होता हुआ नजर आया है क्या? एब्सोल्युटली मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। अभी एक कंपनी है, हम लोग अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा एक स्टेप बैक करते हैं। जो अनलिस्टेड मार्केट है, इसको मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है, वो सेक्शन है उन कंपनीज का जो कि अबाउट टू बी लिस्टेड हैं या एकदम मेच्योर हो गए हैं, एंड फॉर सम रीजन दे डोंट वांट टू लिस्ट, बट ये काफी मेच्योर कंपनीज हैं। जैसे कि आप सोचिए कि पेटीएम बिफोर लिस्टिंग, नाइका बिफोर लिस्टिंग, वो वैसी कंपनीज, मेच्योर ग्रोन कंपनीज। तो आई थिंक ये जो करेक्शन आया है, और काफी अच्छा करेक्शन आया है, ये उस सेक्शन में आया है जहां पर बहुत बड़ा पैसा लग रहा था, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब एक एक डील जो वहां हो रही थी लास्ट ईयर, आपने भी देखा, आपने काफी कंपनीज कवर भी की हैं, उनमें एक एक डील जो हो रही थी वो 1000 करोड़, 5000 करोड़, ऐसे नंबर हम सुन रहे थे कि मतलब चौंका देने वाले। सो आई थिंक वो सेक्शन जो है मार्केट का सबसे टॉप लेयर जो है, उसमें सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ है। जो सेकंड लेयर है, वो ऐसी कंपनीज का है जो एकदम बड़ी नहीं हो चुकी हैं, एकदम मेच्योर नहीं हुई है, बट काफी उन्होंने पैसा रेज किया हुआ है, 25-50 मिलियन डॉलर, 300-500 अप टू 1000 करोड़ रेज किया हुआ है। आई थिंक उन कंपनीज में अभी एक डिफरेंस हो रहा है बिटवीन ऐसी कंपनीज जिन्होंने वो पैसा अच्छी तरह इस्तेमाल किया है बिजनेस में और बिजनेस ग्रो किया है, वर्सेस जो दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने ये पैसा यूज कर लिया है, लेकिन उसके सामने उनके पास कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ग्रोथ दिखाने के लिए कुछ रेलिवेंट चीजें नहीं है। सो आई थिंक उसमें वैल्यूएशन का एक ब्रेक आ रहा है उन दोनों सेक्टर्स में। और जो सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उससे भी एकदम अर्ली स्टेज है, आई थिंक उस सेक्शन में ज्यादा फ्रॉथ आया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि फ्रॉथ ही नहीं आया था, फ्रॉथ तो था, सब जगह था, बट इतना फ्रॉथ नहीं था जो हमने लेटर स्टेज कंपनीज में, नैस्डैक में, लिस्टेड कंपनीज में देखा।
तो उसके कारण जो करेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं वो इतना ज्यादा है नहीं, बिकॉज उतना अनरीजनेबल वैल्यूएशंस हुए ही नहीं थे। बट यू आर राइट, ओवरऑल अगर आप सबको साथ में रख दें तो बहुत अच्छा करेक्शन है। एंड हमारा तो यही रिकमेंडेशन है कि ये करेक्शन का फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, हमने अभी पैसा मार्केट से उठाया है, तो वी आर आई थिंक वेरी वेल प्लेस टू इन्वेस्ट ऐसी कंपनीज में जो अभी कंपनीज की बिजनेस अच्छा है, फाउंडर्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और थोड़ा वैल्यूएशन में थोड़ा थोड़ा गिराव आया है, तो गुड टाइम्स। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। आपकी जो थीम है ना, उसमें आपने एक इंफ्रा भी लिखा है कि आपका पसंदीदा सेगमेंट है। सर इंफ्रा में आपको क्यों पसंद आता है, एक तो पहला ये मेरे को बताइएगा, और दूसरी बात इंफ्रा में भी क्या, क्योंकि इंफ्रा अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसमें सड़क बनाने वाली कंपनी, उसमें ऐसी कंपनियां जो सरकार के ऑफिसेज बनाती हैं बड़े बड़े, या फिर बड़े कमर्शियल उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर है। कौन सी कंपनीज आपको ज़्यादा ठीक लगती हैं, या फिर सिर्फ टोल कलेक्शन वाली कंपनियां जिनका थोड़ा मोड़ा काम है कि यहाँ पैचेस में सड़क बनाएंगे? देखिए, थोड़ा एक ब्रॉड व्यू पहले देता हूँ आपको। इंफ्रा हम लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, और आई थिंक ये मैं पिछले 6 महीनों से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 2-3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इंफ्रा कंपनीज के ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि न्यू प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, वेदर वो रोड में है, पोर्ट में है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेल बनेगी, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वेयर हाउस बनेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही जरूरी है इंडिया के ग्रोथ के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं होगा तो इंडिया का जो ग्रोथ हम लोग बोल रहे हैं 8% का जीडीपी ग्रोथ होगा हर साल ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आई थिंक वो करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन नहीं समझो। तो इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। अब प्रॉब्लम ये था, पिछले साल तक, कोविड के पहले तक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो इंफ्रा की कंपनीज थी उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, उनके पास स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स थे, उनके पास जोग्राफिकली कंट्री के हिसाब से काफी प्रॉब्लम्स रहे उनके पास। बट आई थिंक ये लास्ट 2-2.5 साल में हम लोगों ने ये देखा है कि ये इन कंपनीज की जो बैलेंस शीट है, और इन कंपनीज का जो बिजनेस करने का तरीका है, और इन कंपनीज को जो बिजनेस देते हैं, विच इज द गवर्नमेंट या प्राइवेट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आई थिंक ये पूरा सेक्टर जो है, इसमें जो थॉट प्रोसेस है, जो बिजनेस करने का तरीका है, आई थिंक वो बदल रहा है। ओवरनाइट नहीं बदलेगा, समय लगेगा, बट वो बदल जरूर रहा है। एंड आई थिंक इसका अगर हम इंतजार करेंगे जब ये सेक्टर एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम सब बैलेंस शीट भी साफ हो जाएंगी, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, आई थिंक बाय दैट टाइम वो काफी हो चुका होगा। सो इसलिए हमारा मानना है कि दिस इज द टाइम कि हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत करीबी देखना है। एंड आई थिंक विद इन दैट, आपने जो पूछा कि इसमें काफी सारे सेक्टर आ जाते हैं, तो विच पार्ट ऑफ इट, किस पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक सिंपल है, आप बैलेंस शीट देखिए, और मैनेजमेंट ने जो 2 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल, 10 साल पहले कमेंट्री की है उसको देखिए, और इन दोनों को अगर आप एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम क्लियर, बहुत ही साफ साफ समझ जाएगा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किन कंपनी से दूर रहना चाहिए। मॉर्निंग राजेश, प्रियंका हियर, वेलकम टू 18 स्वदेश। आपने जैसा इंफ्रा की बात की, उसी तरह से आपने एक और स्पेस बताया, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा और आप इलैबोरेट कर पाएं, क्यों ये स्पेस पसंद आता है, इस सेक्टर में से कौन से स्पेशल फोकस एरियाज आपको पसंद आते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन प्रियंका। आई थिंक जो हम लोग कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो उसमें वो कटिंग एज हम इसलिए लिखते हैं कि हम बोलते हैं जो नॉर्मल कॉमन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो कि इंडियन इन्वेस्टर बहुत ही फेमिलियर है उससे, बिकॉज वो पिछले 25 साल से वो कंपनीज लिस्टेड हैं, इन्फोसिस, विप्रो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सो आई थिंक हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं कि उनसे एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, ना कि ये ठीक है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट दीज थिंग्स। तो आई थिंक कटिंग एज हम इसलिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसलिए बोलते हैं कि ये आजकल, अभी तो मुझे कन्विंस भी नहीं करना पड़ता किसी को कि टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। और आप डजेंट मैटर, आप किसी भी बिजनेस में हो, अगर आप हेल्थ केयर की बिजनेस में हो, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, अगर आप कंज्यूमर में हो, आई थिंक आप किसी भी बिजनेस में हो, तो आपको डिजिटल, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, इन सबको आपको एम्ब्रेस करना ही होगा। ये सब एक साधन है अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह एफिशिएंटली चलाने के लिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज करेंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी बैलेंस शीट, आई थिंक ये सबको बहुत सहारा मिलता है। आई थिंक प्रॉफिट नंबर्स अच्छे आते हैं, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, और ये थ्योरी नहीं रही है, हमने काफी कंपनीज में देखा है। सो ये जो सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और उसके अंदर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी
ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी कंपनीज अनलिस्टेड लिस्टेड भी हैं जो इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं 2-4-5 सालों से। आई थिंक इन कंपनीज को बहुत करीबी से देखना चाहिए और आई थिंक पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि कुछ एक्सपोजर इस सेक्टर के लिए हमारे पास होना चाहिए। राइट राजेश, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट कंपनीज कमोडिटी इन्फ्लेशन से जूझ रही हैं, बी इट इंडस्ट्रियल मेटल्स, एग्री कमोडिटी इनपुट्स, जो भी, उसी तरीके से सर्विसेज कंपनी भी एक बड़े तरीके के इन्फ्लेशन से झेल रही हैं। वो है वेज इन्फ्लेशन, चाहे वो आईटी रिलेटेड कंपनीज हों, दूसरी सर्विसेज कंपनीज हों, टैलेंट क्रंच है, और वेज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शार्प है। इनफैक्ट मैं एक बड़ी आईटी कंपनी से अभी हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इंडिया का वेज इन्फ्लेशन 10-12% इस बार हो गया है इस साल। लास्ट ईयर तक 7 से 8% था, और यूएस का वेज इन्फ्लेशन जबकि 4 से 6% हो गया है, 1 से 2% एवरेज से। तो ये वेज इन्फ्लेशन ये सर्विसेज के मार्जिन जो खा रहा है। आपकी जो यूनिवर्स की कंपनीज हैं, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो या लिस्टेड यूनिवर्स हो आपका, उसमें आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी 12 to 14 मंथ्स फार आउट कैसी दिखती है इस लाइट में कि वेज इन्फ्लेशन सर्विसेज को खा रहा है और कमोडिटी इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरिंग को हिट कर रहा है? नो ये तो रियलिटी है। आई थिंक कॉस्ट स्ट्रक्चर डजंट मैटर आप किस बिजनेस में हो, कौन सा धंधा कर रहे हो, वेदर वो कमोडिटी रिलेटेड है या पीपल रिलेटेड है, पीपल डिपेंडेंट है। आई थिंक कॉस्ट इन्फ्लेशन तो 100% सबको फैक्टर करना ही होगा। बट आई थिंक इतना भी खराब सिचुएशन नहीं है। तो आई थिंक ये कॉस्ट इन्फ्लेशन को मैनेज कर अगर आप अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखें और रखने की ताकत रखें, सो डिपेंड्स ऑन आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, आपका ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, इसमें जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, क्या आप वो पास ऑन कर सकते हैं? और अगर आप पास ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा कॉस्ट इन्फ्लेशन पास ऑन कर दें, वो तो एकदम आइडियलिस्टिक वर्ल्ड हो जाएगा। बट काफी कंपनीज हैं जिनके पास ये एबिलिटी है। दो चीजों से ये कॉस्ट इन्फ्लेशन को संभालने के लिए दो चीजें कर रहे हैं वो लोग। एक है कि पार्ट ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन पास ऑन हो रहा है अपने सप्लाई चेन में, और दूसरा है कि वो इनबिल्ट जो इनएफिशिएंसीज हैं बिजनेस में, उनको वो टेक्नोलॉजी यूज करके, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो मैं बोल रहा था अभी, वो सब यूज करके ये लोग वो अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर रिड्यूस कर रहे हैं, अपने प्रोसेसेस में एफिशिएंसीज ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसी कंपनी से बात कर रहे थे, उनका जो पूरा सप्लाई चेन था उसमें वेयर हाउसेज थे, स्टोर्स थे, डार्क स्टोर्स थे, एटसेट्रा पूरा था। तो पिछले साल में उनके साथ काम करके हम लोगों ने उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो क्यों चेंज किया? बिकॉज हम लोगों ने काफी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया, काफी उसमें चेंजेस लाए हैं, और इससे ये हुआ है कि एक तो कॉस्ट स्ट्रक्चर इटसेल्फ कम हो गया है, दूसरा है कि उनके जो प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस थे वो कम हो गए। उसके बिकॉज ऑफ दैट उसका ये असर हुआ है कि एफिशिएंसी प्रोसेस में बढ़ गई है। सो आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में हम देखेंगे, वेदर इट इज ओल्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टील है, सीमेंट है। अब हम सोचते हैं कि इसमें क्या ही कर लोगे आप, कितना ही आप एफिशिएंसी ले आओगे, बट ऐसा नहीं है। इवन सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप देखें कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करिए, स्टील में आप देखिए, टेक 5 स्टील कंपनीज, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर आप कंपेयर करिए, और क्वार्टरली बेसिस पे करना चाहिए अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपेयर। बिकॉज आप अगर 5 साल देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंजेस आए हैं, या ये कॉस्ट प्रेशर की वजह से जो मैनेजमेंट चेंजेस कर रहे हैं, वो 5 साल के पीरियड में शायद इतना उभर के नहीं दिखे। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे पिछले 2-4 साल में ये चेंजेस देखेंगे, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर के चेंजेस हो रहे हैं। तो एफिशिएंसी, आई थिंक इंडियन मैनेजमेंट्स की ये आई विल हैव टू कांग्रेचुलेट देम कि जो अच्छी मैनेज कंपनीज हैं इंडिया में, उनकी जो मैनेजमेंट टीम्स हैं, उनके जो प्रमोटर्स हैं एक्सेट्रा, आई थिंक उनको उनसे ज्यादा अच्छा कोई ये समझता नहीं कि कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। सो दे हैव बीन वेरी गुड एट इट। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप जितने आराम से बात बोलते हैं और जितनी सरलता से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू।